जीएल से ट्रायल, ट्रायल से आपके फिर आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके इन हैंड हैं उसको किसी ना किसी तरीके से एक सिस्टम के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट किया गया है, एक सिस्टम से ही निकाला गया है। अब जाहिर बात है सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल्स भी होते हैं, लाइक सेल का मॉड्यूल होता है, परचेज का मॉड्यूल होता है, आपके सप्लाई चेन का मॉड्यूल होते हैं, एचआर के मॉड्यूल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आगे मॉड्यूल्स होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल ऐसी है जैसे एक मोबाइल, और मोबाइल के अंदर डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस। अब नॉर्मली जब आप मोबाइल को, मतलब अगर आपने एक पासवर्ड प्रोटेक्ट किया होता है, उसका मतलब क्या होता है कि भाई आपके मोबाइल की जो एक्सेस है वो सिर्फ आपके पास ही हो, किसी और के पास एक्सेस ना हो। देखें, अगर इस मोबाइल की पासवर्ड की एक्सेस किसी और को मिल जाए तो क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन वनरेबल होंगी। कोई बंदा व्हाट्सएप ओपन कर सकता है, फेसबुक ओपन कर सकता है, मैसेंजर ओपन कर सकता है, व्हाट्सएप ओपन खोल के मेरे बिहाफ में मैसेज कर सकता है। अब वो मैसेज क्या ये कंसिडर नहीं होगा कि मैंने किया है? मैंने किया है, मेरे मोबाइल से हुआ है, मेरे लॉगिन से हुआ है। मैं जितना मर्जी उसको कह लूँ कि मेरा मोबाइल नहीं था, मेरा मोबाइल नहीं था, लेकिन भाई लॉगिन मेरा, मोबाइल मेरा, मैसेज मेरे मोबाइल से हुए, तो भाई मैंने ही किए हैं। आप देखें, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल को ऑन करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं। अब मोबाइल के एक कंट्रोल्स हैं, एक पूरे मोबाइल के अंदर एक्सेसिबिलिटी के कंट्रोल्स हैं। आज मैं अभी इसको रिस्टार्ट करके ऑन करता हूँ, स्क्रीन पे आएगा कि आप इसमें पासवर्ड इंटर करें। पासवर्ड इंटर किए बगैर वो आगे एप्लीकेशन की मुझे एक्सेस नहीं देगा। अब मैंने पासवर्ड एंटर किया, उसने मुझे एप्लीकेशन की आगे एक्सेस दे दी। फिर आगे एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग है। देखिए, मैंने अगर फॉर व्हाट्सएप यूज़ करना है तो मैं व्हाट्सएप को इंस्टॉल करूँगा, व्हाट्सएप को ओपन करूँगा, उसमें जो कॉन्टैक्ट मेरे सेव हैं उसमें जाके कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करूँगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अब मैसेज करना है, उसके लिए मैं कुछ डिफरेंट किस्म के इनपुट भी दे रहा हूँ, डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग भी कर रहा हूँ, डिफरेंट किस्म के आउटपुट भी निकलेंगे आगे से। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की, मैंने उसमें अपने कॉन्टैक्ट्स को इंस्टॉल किया, मैंने एप्लीकेशन खोली, उसके अंदर जाके मैंने रेलिवेंट कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया, उसके अंदर जाके मैसेज को टाइप किया और सेंड का बटन दबा दिया। एंड पे आउटपुट क्या निकला, जो मेरा रेसिपिएंट था इन्फॉर्मेशन का, उसको मैसेज चला गया। अब देखें, अब जब सिस्टम की बात करते हैं, जब भी हम आईटी कंट्रोल्स की बात करते हैं, तो उसका मतलब हर किसी ये नहीं होता कि ये दोनों सेपरेट हैं। भाई अगर मैं मोबाइल को लॉक नहीं लगाता तो क्या एप्लीकेशन को एक्सेसिबिलिटी है? बिल्कुल है। अब देखें, क्या मेरे मोबाइल के ऊपर किसी का रिलायंस हो सकता है? नहीं होगा रिलायंस। क्यों रिलायंस नहीं होगा? क्योंकि भाई उस पर तो पासवर्ड ही नहीं लगा हुआ। यही बात होगी ना। अब इसका एग्जाम्पल है सिस्टम्स की। जब किसी भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो एक सिस्टम के ओवरऑल कंट्रोल्स होते हैं। पहले उनको टेस्ट किया जाता है, उनको कहा जाता है GITCs। उसका रिजल्ट जो भी है, इफेक्टिव या इनइफेक्टिव, उसकी बेस पे हम डिटरमिन करते हैं कि हमने आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स करने हैं या नहीं करने। तो पहले क्या किया जाता है जी, आपका GITCs को परफॉर्म किया जाता है, सिस्टम के कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। यहां पे दो तरह के आंसर आएंगे, इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव। अगर नॉन इफेक्टिव है तो ये प्रोसेस यहीं पे क्लोज हो जाएगा, आप आईटी कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, आप आईटी कंट्रोल्स पर रिलाय नहीं करेंगे। अगर GITCs इनइफेक्टिव थे किसी क्लाइंट के तो आप उसके आईटी कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, बल्कि प्रोसेस को क्लोज कर देंगे, आप अपनी बाकी ऑडिट की अप्रोच को बनाएंगे। दूसरा आया जी, GITCs आर इफेक्टिव। अब GITC इफेक्टिव हुए तो फिर आप चेक करते हैं आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स। फिर क्या चेक किए जाते हैं? ITAC, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल, यानी कि वो जो इंडिविजुअल एप्लीकेशन के कंट्रोल्स हैं वो ठीक फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल के फिर दो आगे इफेक्ट्स निकलते हैं, नॉन इफेक्टिव और इफेक्टिव। अगर नॉन इफेक्टिव है तो प्रोसेस यहीं पे क्लोज हो जाएगा, आईटी कंट्रोल्स पर रिलाय नहीं किया जाएगा। अगर आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल भी इफेक्टिव निकलते हैं तो फिर हम प्रोसेस को यहाँ पे ठीक तरीके से क्लोज करेंगे और कहेंगे कि भाई आप अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग को रिड्यूस कर लें। तो देखें, पहले क्या परफॉर्म किया, GITCs, उसका रिजल्ट अगर नॉन इफेक्टिव था तो आईटी कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं किया, इफेक्टिव था तो आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल को परफॉर्म किया। अब जब आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल को परफॉर्म किया तो उसके फिर रिजल्ट दो निकले, नॉन इफेक्टिव और इफेक्टिव। नॉन इफेक्टिव था तो प्रोसेस क्लोज कर दिया, आईटी कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं किया। अगर रिजल्ट इफेक्टिव निकलता है तो फिर आप आईटी कंट्रोल्स पे क्या करेंगे, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल के रिलाई करेंगे और आगे फिर जाके आप अपने सब्सटेंटिव टेस्टिंग को रिड्यूस कर लेंगे। अब आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई जी DITCs में और ITACs में फ़र्क क्या है? तो भाई ITAC सिंपल है। ITAC में एक इनपुट होता है, उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेस से क्या निकलता है, आउटपुट।
तो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन के इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पे अगर आप काम करते हैं तो क्या है आपके आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल है। लेकिन इनको टेस्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? टेस्ट जीआईटीसी को टेस्ट करना पड़ता है। अब जरा बड़ी गौर से बात सुनिएगा, इसमें कुछ कंट्रोल्स होते हैं, उन कंट्रोल्स की हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला कंट्रोल है जी आपका पासवर्ड। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर आप में से किसी ने मोबाइल बैंकिंग यूज की है तो उसमें एक यूजर नेम की रिक्वायरमेंट होती है और एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो पासवर्ड की अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें कहते हैं जी अल्फा, न्यूमेरिक, अपर केस, लोअर केस और मिनिमम लेंथ जो है 8 होनी चाहिए। ये सारे करैक्टरिस्टिक्स होंगे तो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर एक पासवर्ड इजी लगा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा नाम नौशरवान है तो नौशरवान 1-2 ये मैंने पासवर्ड रखा हुआ है, तो हर एक को पता है यार मेरा नाम नौशरवान है, नौशरवान का नाम लिखेगा तो सिस्टम को एक्सेस मिल जाएगी। या सिंपली अगर ट्रेंड चलता है कंपनी के अंदर भाई सिंपल मोबाइल नंबर अपने पासवर्ड के तौर पर लगा दें, तो लोग अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड के तौर पर लगा देंगे, इजी टू एक्सेस है। अब देखें अगर पासवर्ड की पॉलिसी स्ट्रांग नहीं है, यहां पे भी कहीं 2 चीजें हैं, एक है डिजाइन ऑफ द प्रोसेस, एक है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। डिजाइन से मुराद क्या है कि वो पॉलिसी प्रोसीजर जो पासवर्ड को लगाने के थे वो स्ट्रांग है या नहीं है, यानी कि क्या मैनेजमेंट ने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि भाई अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक, मिनिमम स्पेशल करैक्टर और मिनिमम जो लेंथ 8 डिजिट्स की होनी चाहिए, तो फिर पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। तो दिस इज द पॉलिसी, दिस इज पॉलिसी। अब अगर ये पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर हम क्या कहेंगे, पासवर्ड की तो पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, यही होगा ना। अब दूसरी बात क्या होगी भाई, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है भाई, ये जो बातें की गई हैं लगी हुई है भी या नहीं है, तो क्या करेंगे, बीइंग ऑडिटर आप मैनेजमेंट के आईटी सिस्टम के डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आपको एक यूजर नेम, डमी यूजर नेम क्रिएट करके दे दिया जाए और उसके अंदर जो है ना एक्सेस राइट इस तरह के अवेलेबल होंगे, वो आपको अवेलेबल हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप उसमें मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर लगाकर पासवर्ड लगाने की कोशिश करेंगे, एक ये ऑप्शन हो सकती है। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है मुआज के पास जाऊँ और मुआज को कहूँ भाई आप अपना मुझे पासवर्ड बताएं, अगर मुआज मुझे अपना पासवर्ड बता देता तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक है नहीं है। दूसरा मैं क्या देखूंगा, मुआज ने अपनी स्क्रीन के ऊपर जाके कहीं पे पासवर्ड तो नहीं लिखा हुआ, अगर स्क्रीन पे पासवर्ड लिखा हुआ है, एक साइड पे अक्सर लोग करते हैं स्टिकी नोट बनाकर लगा देते हैं, तो पासवर्ड की जो इंप्लीमेंटेशन है ठीक तरीके से नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये देखूंगा कि क्या ये सिस्टम के अंदर जब पासवर्ड चेंज किया जाता है तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक जो मैनेजमेंट नहीं लिखे हुए एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुआज को कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें, मुआज पासवर्ड चेंज करने जाते हैं, मैं कहता हूँ ये आप लिखें 1 2 3 4 5, मुआज 1 2 3 4 5 लिखकर एंटर मारते हैं तो 2 आंसर आएंगे, या आएगा एक्सेप्टेड या आएगा रिजेक्टेड। अगर रिजेक्टेड होगा तो फिर साथ एक छोटा सा आइकन आ जाएगा, उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि इसमें अपर केस नहीं है, इसमें लोअर केस नहीं है, इसमें आपकी जो क्या कहते हैं स्पेशल करैक्टर नहीं है, मिनिमम लेंथ 8 की नहीं है, इसलिए इस पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आप क्या करेंगे, एक अल्फा करैक्टर डाल देंगे, फिर चेक करेंगे, फिर अल्फा वाला जो प्रॉब्लम होगी वो खत्म हो जाएगी, बाकी 3 वहीं पे एग्जिस्ट करेंगी। तो जब तक वो पैरामीटर्स फुलफिल नहीं होंगे पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। इस तरीके से हम उसकी क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन को टेस्ट कर लेंगे। अब ये पासवर्ड है, अगर पासवर्ड की पॉलिसी नहीं लगी हुई तो कोई बंदा भी आके सिस्टम पे बैठ जाएगा। अगर कोई बंदा भी आके सिस्टम पे बैठ जाता है, कोई बंदा भी सिस्टम के अंदर खिलवाड़ खेल देता है, तो फिर हु विल बी अकाउंटेबल, मुआज तो कहेगा मैंने किया नहीं है, लेकिन मुआज विल बी अकाउंटेबल क्योंकि मुआज के सिस्टम से ही बैठ के ये काम हुआ। तो पासवर्ड की पॉलिसी भी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आज ये एक्सेस राइट्स की बात हो रही है, ये आपने पढ़ा था ना, एक्सेस राइट होते हैं, एक्सेस राइट्स आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जीआईटीसी। तो एक्सेस राइट में पहला क्या था जी, पासवर्ड। एक्सेस राइट में दूसरा है जी डोमेन। डोमेन मतलब यानी कि आप अगर यूजर नेम किसी का क्रिएट करते हैं तो जेनेरिक यूजर नेम नहीं होना चाहिए। जेनेरिक यूजर नेम से मुराद क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैनेजर @abc.com ये यूजर नेम है। अब अगर मेरी कंपनी में 50 मैनेजर्स हैं और हर मैनेजर सेम एक ही लॉगिन आईडी को यूज करता है, तो आप किस तरह से इंश्योर करेंगे भाई ये एंट्री किसने की है? क्या आप इंश्योर कर सकते हैं इस चीज को? तो भाई फिर इसमें कहा जाता है कि भाई आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बगैर जो है ना वो लॉगिन आईडी नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले चेक करेंगे क्या मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है अपनी यूजर नेम को क्रिएट करने की। अब अगर जेनेरिक ईमेल आईडीज मौजूद है, जेनेरिक यूजर नेम मौजूद है, तो यू कैन नॉट मेक अकाउंटेबल टू एनीवन। जाहिर बात है अगर मुआज ने कोई एंट्री गलत कर दी है तो जो आपका क्या नाम था जी, भूल गया मैं, उजैर भी मैनेजर है और मुआज भी मैनेजर है,
उज़ैर ने बैठ के अकाउंटिंग अकाउंट्स में गलत एंट्री कर दी है सिस्टम के अंदर, तो मुआज तो अकाउंटेबल नहीं होंगे ना, तो आप किस से पकड़ेंगे कि उज़ैर ने एंट्री की है या मुआज ने एंट्री की है? जब तक आपके पास एक स्पेसिफिक उसके पैरामीटर्स नहीं होंगे, भाई किसने सिस्टम को एक्सेस किया और किसने उसके अंदर जाके चेंज किया, उस वक्त तक आप इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकते। ये बात समझ आती है आपको? तो आपने देखना होता है डोमेन ऑफ द यूजर जो है वो क्रिएटेड ठीक तरीके से है या नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं एक्सेस राइट्स। एक्सेस राइट से मुराद क्या है कि जो बंदा जिस काम के लिए अकाउंटेबल है उसको उसके ही राइट मिलने चाहिए। अब कोई भी अच्छा सिस्टम जब फंक्शन बात करते हैं, ओरेकल की बात कर लें, एसएपी की बात कर लें, तो उसके अंदर जो आपके एक्सेस राइट्स होते हैं ये डिज़ाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एक ऑर्गेनोग्राम डिज़ाइन, तो ऑर्गेनोग्राम क्या होता है जी कि हमारी कंपनी में कौन किसको रिपोर्टेबल होगा, टोटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा। ऑर्गेनोग्राम आपने अपने बीएमबीएस के अंदर पढ़ा होगा या एमएफए के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। ऑर्गेनोग्राम जो होते हैं ना ये कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर सीईओ के नीचे फिर सीएफओ भी है, फिर उसके अंदर मार्केटिंग का हेड भी है, उसके अंदर प्रोक्योरमेंट का हेड भी है, उसके नीचे फिर डिफरेंट किस्म के अपने फंक्शन चलते हैं। तो ये ऑर्गेनोग्राम है। हर ऑर्गेनोग्राम में हर फंक्शन को एक राइट मिला हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या सीएफओ के पास जेबी पोस्ट करने के राइट होने चाहिए? सीएफओ के पास जेबी पोस्ट करने के राइट होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? उसकी अथॉरिटी नहीं है ये पास करना। वो अप्रूव जरूर कर सकता है लेकिन वो पास नहीं कर सकता। अगर उसके पास राइट अवेलेबल है तो क्या होगा, जब हमारे पास टारगेट्स मीट नहीं हो रहे होंगे किस चीज के, अपने फाइनेंशियल टारगेट्स, तो सीएफओ बैठेगा सिस्टम पे और अपनी मर्जी की एंट्रियां करके अपने टारगेट्स को अचीव कर लेगा। इसलिए सीएफओ के पास जेबी पोस्ट करने का राइट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है क्या उसके पास बैंक पेमेंट्स की भी अथॉरिटी होनी चाहिए? उसके पास इवन फंक्शन भी नहीं होना चाहिए, व्यू फंक्शन भी नहीं होना चाहिए। अब बीइंग ऑडिटर हम एक्सेस राइट्स की वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई एक्सेस राइट ठीक तरीके से डिजाइन थे, और जो एक्सेस राइट किसी एक बंदे को दिए गए थे क्या उनका पीरियडिक रिव्यू होता है? पीरियडिक रिव्यू से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल के आपका नाम क्या जी? मुस्तैयब जो है ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में थे, 6 महीनों के बाद इनकी ट्रांसफर हो जाती है दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। अब इनके पास पुराने भी एक्सेस राइट अवेलेबल है, न्यू भी एक्सेस राइट अवेलेबल है। अगर पीरियडिक रिव्यू नहीं होगा, पीरियडिक रिव्यू किस चीज का? एक्सेस राइट का, कि हमने सिस्टम में जिन जिन लोगों को एक्सेस दी हुई है उनके ऊपर पीरियडिक रिव्यू होना चाहिए। पीरियडिक रिव्यू से मुराद क्या है? भाई जो ऑथोराइज पर्सन है जिनके अंदर ये बंदे काम करते हैं वो ऑथोराइज बंदे देखें कि कोई बंदा छोड़ के चला गया तो उसके एक्सेस राइट को बंद किया गया था, कोई नया ज्वाइनर आया था तो उसको उसके मुताबिक ही एक्सेस राइट दिए गए थे। अगर किसी की विद इन द कंपनी ट्रांसफर हो गई किसी और डिपार्टमेंट में तो क्या पुराने एक्सेस राइट उसके क्लोज हुए थे या नहीं हुए थे? तो ये है एक्सेस राइट का रिव्यू करना। तो एक्सेस राइट का रिव्यू होना चाहिए पीरियडिकली, और एक्सेस राइट प्रॉपर्ली डिजाइन होने चाहिए सिस्टम के अंदर। इस चीज को भी हम रिव्यू करेंगे। पहले नंबर पे क्या देखेंगे? डिजाइन। डिजाइन में क्या है? एक्सेस राइट की पॉलिसी क्या है। दूसरे नंबर पे क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। फिर आप देखेंगे सिस्टम में कितनी दफा एक्सेस राइट्स को जाके रिव्यू किया गया, कितना लॉग बना है, किस तरीके से काम हुआ। क्लियर होगी जी बात? चौथे नंबर पे एक्सेस राइट के कंट्रोल्स में आता है सुपर यूजर। ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ऊपर से तो नहीं गुजरे? देख लें, सुपर यूजर सिस्टम में वो बंदा होता है जिसके पास हर तरह का राइट अवेलेबल होता है। ये एंट्री को डिलीट कर सकता है, एंट्री को अमेंड कर सकता है, ये बैक डेट पे जाके एंट्रियां कर सकता है, ये रेट को चेंज कर सकता है। इसके पास सिस्टम के हर तरह को चेंज करने की फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है। तो आप लोग बताएं क्या सिस्टम में सुपर यूजर होना चाहिए? जो बच्चा कहता है नहीं होना चाहिए हाथ खड़ा करें। 1 2 नहीं होना चाहिए, और जो बाकी मतलब कहते हैं कि होना चाहिए। अब देखें भाई सुपर यूजर का होना जरूरी है। गलत काम हो जाए तो ठीक इसने करना है, क्या गलत तरीके से आगे लेके चलते रहेंगे? तो एक ऐसा बंदा मौजूद होता है या लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन मौजूद होते हैं सिस्टम के अंदर जिनके पास सुपर यूजर के राइट अवेलेबल होते हैं। बेटा देखे ना, रिवर्सल एंट्री जो डलनी है, अब बैंक में आप चले जाएं, फॉर एग्जांपल कि आपका पेमेंट आपने बैंक पे पैसे जमा कराया, उसने गलती से आपके बैंक को डेबिट कर दिया, फिर क्या करेंगे? वो एक बंदा आएगा, वो लॉक इन की देगा, उसके बाद वो एंट्री को रिवर्स कर देगा। तो रिवर्सल की राइट भी तो है, वो भी किस में है? सुपर यूजर की राइट है। अगर आपने एंट्री पास कर दी आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप देखें ना, अगर रिवर्स करनी है तो आप सुपर वाला बंदा आकर उसको रिवर्स करेगा, उसके पास वो राइट अवेलेबल होगा रिवर्सल का, वो भी सुपर यूजर का राइट है। आप ट्रांजेक्शन करने बाद में रिवर्स कर दें, यानी कि वो। अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुपर यूजर तो होने चाहिए सिस्टम में, सुपर यूजर होने चाहिए, और इनके बगैर सिस्टम फंक्शन भी नहीं करता। फिर क्या करें? सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि भाई कितने लोगों के पास सुपर यूजर के राइट होना जरूरी है।
अगर सिस्टम के अंदर हर बंदे सुपर यूजर है तो फिर प्रॉब्लम है। वही देखना पड़ेगा कि लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन के पास जो रिस्पॉन्सिबल है टू फंक्शन द एंटिटी, उनके पास सुपर यूजर के राइट होने चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, उनके सुपर यूजर्स के लॉग मेंटेन होने चाहिए। लॉग मेंटेन से मुराद क्या है, सुपर यूजर ने क्या क्या काम किए। एक तो देखें जी राइट, दूसरा क्या है लॉग। लॉग क्या है जी, लॉग है कि भाई इस तरह तो हो सकता है कि भाई सिस्टम के अंदर कोई बंदा उठे या जो सुपर यूजर इट सेल्फ है उसको कोई मसला मसाइल लगे, वो एंट्रियां जाके रिवर्स करना शुरू कर दे अपने पर्सनल एडवांटेज लेने के लिए, और एंड में पता चले कि भाई वो सबसे ब्राइबरी लेकर जो है ना वो एंट्रियां कर रहा था सिस्टम के अंदर। आप किस तरह से उसको पकड़ेंगे, अगर उसका लॉग मेंटेन नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर बैक एंड पे एंट्री नहीं हुई, तो उस वक्त तक आप उसको नहीं पकड़ सकते। अब उसका लॉग मेंटेन होता है। अब जब भी आप ऑडिट के तौर पर जाते हैं, ऑडिट फंक्शन के तौर पर जाते हैं, ऑडिटर के तौर पर जाते हैं, तो आपसे पहले तो देखते हैं कि सुपर यूजर की पॉलिसी क्या है, कौन बंदे सुपर यूजर हो सकते हैं, उनको किस किस्म के एक्सेस राइट्स अवेलेबल हैं, और उनके रिव्यू किस तरीके से होते हैं, फिर उनका लॉग किस तरह से मेंटेन होता है, और लॉग निकलवा कर भी देखेंगे कि पूरे साल में कितनी दफा सुपर यूजर ने सिस्टम को एक्सेस किया और सिस्टम में क्या क्या चीजें चेंज की, एंट्रियों के अंदर क्या क्या चीजों को चेंज किया। वहां से ये आपको पता चलेगा कि सिस्टम के अंदर जो कंट्रोल लगे हुए हैं ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बात समझ आ गई जी आपको। पहले तो एक राइट उसका पॉलिसी, फिर उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन, मींस आप लॉग वगैरह निकलवा कर टेस्ट करते हैं कि सुपर यूजर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी तक हम जो बातें कर रहे हैं किस चीज़ की हैं, एक्सेस राइट्स की हैं। ये भी पासवर्ड भी एक्सेस राइट से रिलेटेड है, डोमेन भी एक्सेस राइट से रिलेटेड है, एक्सेस राइट्स इटसेल्फ एक्सेस राइट्स हैं, और सुपर यूजर भी आपके एक्सेस राइट से ही रिलेटेड है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आते हैं आपके कंट्रोल्स, वो कौन से होते हैं जी? फिर आते हैं बैकअप, बैकअप एंड रिकवरी। जाहिर बात है कि सिस्टम आपने बना दिया है। अब मैं एग्जांपल दूं कि कोई भी डेटाबेस है, नॉर्मली एक डेटाबेस तो उस ऑन साइट रखी जाती है, यानी कि जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ यहीं पे एक डेटाबेस होगी, दूसरी क्लाउड के ऊपर लोग प्रेफर करते हैं। आप तो क्लाउड भी रखना क्यों प्रेफर होता है भाई, खुदा ना खास्ता डिजास्टर आ जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए तो हमारा डाटा बैकअप अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, नॉर्मली कंपनीज करती क्या है, इन्होंने जो है ना वो ऑफ साइट बैकअप रखे होते हैं। ऑफ साइट बैकअप से मुराद क्या होता है, फिजिकली किसी और जगह पे जाके बैकअप रखा होना। अब उसमें कंपनियों ने, जो कंपनियां ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम नहीं करती, वो क्या करती हैं, हर महीने के बाद एक हार्ड डिस्क निकालती हैं और जाके उधर रखाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पूरा महीना में आपने डाटा बैकअप नहीं किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा बैकअप आपकी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं थी, तो उससे क्या होगा, दरमियान में अगर कोई इवेंट खुदा न खास्ता आया तो पूरे का पूरा डाटा आपका वेस्ट हो जाएगा, डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो पॉलिसी एक होनी चाहिए सिस्टम के अंदर कि बैकअप जो लेना है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अब जब से आपके क्लाउड बेस्ड बैकअप सिस्टम आ गए हैं, तब से लाइव बैकअप आपका ट्रांसफर का चाह रहा था, यानी कि मैंने आज एंट्री की अभी की तो साथ उसका बैकअप हो गया। अब अगर सिस्टम अभी भी फेल ओवर हो जाता है, सिस्टम फ्लॉप हो जाता है, तो मैं फौरी तौर पे डाटा को उठाऊंगा और रिट्रीव कर लूंगा। अब अगर कंपनी डाटा बैकअप प्लान की कोई पॉलिसी नहीं है, कंपनी डाटा बैकअप प्लान को इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, डाटा बैकअप नहीं लेते, अगर सिस्टम आपका फेल हो जाता है तो यू हैव नो डाटा टू ऑपरेट अगेन, आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी, आप ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर भी थ्रेटन्ड आ जाएगा। फिर फर्दर क्या होता है, समटाइम आपका डाटा ऐसा होता है जो एक पब्लिक का डाटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकर हैं, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, आपने डिपॉजिट अकाउंट ओपन किए हुए हैं और डिपॉजिटर्स का डाटा अगर लीक हो जाता है, क्रेडिट कार्ड की जो डाटा है वो लीक हो जाता है, तो अल्टीमेटली पब्लिक एट लार्ज क्या होगी, इफेक्ट हो जाएगी उससे। जब पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा नेगेटिव पब्लिसिटी के थ्रू, फिर कंपनी की एग्जिस्टेंस गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम जाके कंपनी गोइंग कंसर्न को बिट करेंगे। तो भाई इसी तरह आपको फिर देखना पड़ता है डाटा बैकअप। पांचवें नंबर पे आपको क्या देखना पड़ता है जी, डाटा बैकअप। आप इसके अंदर क्या देखेंगे भाई, एक स्पेसिफिक कंपनी की पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए कि कब कब आपने डाटा को बैकअप करना है, किस तरीके से करना है, कौन करेगा, उसका लॉग कौन मेंटेन करेगा, किस तरह से आप उसको लेके चलेंगे। आपने क्लाउड बेस्ड बैकअप रखना है या ऑफ साइट बैकअप रखना है। ऑफ साइट रखना है तो क्या हार्ड फॉर्म के अंदर रखना है या आपने वायर्स के थ्रू ट्रांसफर करना है, व्हाट विल बी द पॉलिसी।
ये आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन को टेस्ट कर लेंगे आप। इंप्लीमेंटेशन के साथ टेस्ट करेंगे, क्लाउड बेस है तो आप सिस्टम के अंदर जाके एक्सेस कर लेंगे कि आपके सारे की सारी एप्लीकेशंस, सारे की सारी फाइल्स, सारे के सारे डाटा, उसका बैकअप लाइव मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ऑफ साइट है तो ऑफ साइट डाटा बैकअप जहाँ पे रखा गया है वहाँ पे जो एंट्रीज होती हैं, लाइक हमने डाटा हार्ड डिस्क रखी, हार्ड डिस्क उठाई, हार्ड डिस्क रखी, हार्ड डिस्क उठाई, तो जो लॉग या रजिस्टर मेंटेन हो रहा है उसको रिव्यू कर लेंगे कि प्रॉपरली उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। वहाँ से आप डाटा बैकअप को देख लेंगे। फिर आपका 6 नंबर पे आता है डिजास्टर रिकवरी प्लान। सम टाइम क्या होता है कि कंपनीज के अंदर जो है ना वो खुदा न खासा आग लग जाए, फ्लड आ जाए या कोई अनफोर्सीन सिचुएशन बन जाए, तो फिर अगर कंपनी के पास डिजास्टर रिकवरी प्लान अवेलेबल नहीं है तो कंपनी अपने ऑपरेशंस को फौरी तौर पे रिवाइव नहीं कर सकती। तो आप डिजास्टर रिकवरी प्लान को भी टेस्ट करते हैं कि उसकी पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए और कंपनीज के पास उसकी इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। खुदा न खासा अगर कोई मसला बने तो किस तरीके से उसको फॉलो अप करके आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो डाटा बैकअप प्लान है या डिजास्टर रिकवरी प्लान है, ये GITCs इनफेक्टिव भी अगर नॉर्मली हो ना तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं लेते, अनलेस और अनटिल कंपनी की जो नेचर है वो ऐसी इस तरह की हो कि जिसमें ये कंट्रोल्स आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल हो। लाइक बैंक्स हैं जिस तरह से, उसमें ये बड़ा की क्रिटिकल कंट्रोल के तौर पे होता है। नॉर्मली इस कंट्रोल की वजह से आप GITCs को इन्फेक्टिव नहीं करते। ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है ना वो आपका आता है जो एक्सेस राइट से या प्रोग्राम चेंजेस से। आगे अभी चलते हैं। अभी 2 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एक एक्सेस राइट्स को डिस्कस किया है, दूसरा आपका डिजास्टर रिकवरी प्लान और डाटा बैकअप प्लान को डिस्कस किया है। तीसरे नंबर पे जो कंट्रोल्स हैं, यहां तक समझ आ गई जी आपको? तीसरे नंबर पे जो कंट्रोल्स हैं वो सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन के कंट्रोल हैं। ये शुरू में बताने चाहिए थे मुझे, लेकिन मुझे ये पता था कि आप लोगों को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं होना, तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इंप्लीमेंटेशन से मुराद क्या है? जो सिस्टम कंपनी ने लगाया हुआ है, चाहे वो SAP है, चाहे वो ओरेकल है, चाहे वो ओडू है, या इसके अलावा कोई भी सिस्टम है जो कंपनी लगाया हुआ, उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हुई? सिस्टम की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। थोड़ी देर पहले आप जेहन में लेके आए, हमने कुछ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच डिस्कस की थी। सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? एज इज। फिर हमने क्या किया था? टू बी। फिर हमने क्या किया था? आपका गैप। फिर हमने क्या किया था? फंक्शनल डिजाइन। यहां तक हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद बनता है फंक्शनल डिजाइन। फिर आपके सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स आते हैं। फिर उसके बाद आपके सिस्टम के अंदर जो है वो इंप्लीमेंटेशन होती है। फिर उसके बाद आपकी जो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। फिर आपका जो होता है डाटा माइग्रेशन होती है। मैं अभी बीच में से कुछ स्टेप्स खाई जा रहा हूं। फिर गो लाइव होता है। फिर उसके बाद पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू होता है। यानी कि जब भी कोई सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, जब भी कोई सिस्टम लगता है, तो उसमें कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। नॉर्मली जो सबसे बड़ा कंपनीज में एक इशू आता है वो ये होता है कि हमने सिस्टम को तो बना लिया है, पर सिस्टम को हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि हमने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ। एग्जाम्पल लें, आपकी कंपनी का फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग करना, और आप किसी रियल एस्टेट बिजनेस का जो है वो सॉफ्टवेयर लगवा लें, तो क्या आप उससे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका काम है ट्रेडिंग करना और आप मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल लगवा लें, तो क्या कोई फायदा है आपको उसका? बिल्कुल फायदा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्यों राइज होती है? देखें, 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक प्रॉब्लम होती है यूजर के एंड से, यूजर मतलब यानी कंपनी के एंड से जिन्होंने सिस्टम लगाना है। दूसरी प्रॉब्लम होती है जो लगा रहा होता है उसके एंड से। अब जब तक आपको रिक्वायरमेंट का नहीं पता, आप सिस्टम के अंदर कंट्रोल सजेस्ट नहीं कर सकते। ये कौन सा सिस्टम बेहतर है आप ये भी सजेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर किया क्या जाता है? बीइंग कंसल्टेंट्स, हम सबसे पहले क्लाइंट के एग्जिस्टिंग बिजनेस को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन सी है, मार्केट कौन कौन सी है, फिर आपका प्रोडक्शन किस तरीके से होती है, फिर आपके एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या क्या लगे हुए हैं, एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट किस तरह से करते हैं, आप किस तरह से सेल करते हैं, ये सारे प्रोसेस मैं समझ रहा हूं। अल्टीमेटली मैंने क्या करना है? मैंने एक सिस्टम लगाना है, उस सिस्टम के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मैंने प्लेस करवाना है। तो भाई पहले मैं एग्जिस्टिंग सेटअप को समझ लूं, भाई एग्जिस्टिंग सेटअप है क्या, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट काम किस तरह से कर रही है। फिर मैं देखूंगा कि भाई क्या होना चाहिए, फिर मैं सजेस्ट करूंगा भाई आप इसमें ये कर लें, आप इसमें ये कंट्रोल इंक्लूड कर लें, आप इसमें ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं उनको मुख्तलिफ किस्म के
अपनी फीडबैक्स दे सकता हूं, मैं अपनी इनपुट दे सकता हूं, मेरे इनपुट कंपनी लेगी और उस इनपुट की बेसिस के ऊपर टू बी स्टडी बन जाएगी। फिर गैप स्टडी आएगी, उस गैप को फिल किया जाएगा। भाई आपने इतने रिसोर्सेज रखने हैं, इतनी साइट्स को इनहेंस करना है, ये डाटा बैकअप प्लान के काम करने हैं, ये सारे हमारे पास काम करने वाले जो होने चाहिए सिस्टम को लगाने से पहले। फिर उसकी प्रॉपर फंक्शनल डिज़ाइन बनता है कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये थोड़ी सी हाई एंड टेक्निकल है, लेकिन इसको थोड़ा भी अगर आपके ज़हन में 10% या 15% भी रह जाएंगी ना, तो पेपर में बैठे हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट आपको ये पता होगा एज स्टडी होती है, टू बी स्टडी होती है, फंक्शनल डिज़ाइन होते हैं, इंप्लीमेंटेशन होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। एटलीस्ट आपके जहन में एक नाम ज़रूर रह जाएंगे जिसकी बेसिस के ऊपर आप पेपर में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। फंक्शनल डिज़ाइन के बाद कंट्रोल डेवलप होते हैं, फिर अल्टीमेटली एक टीम आती है टेक्निकल बंदों की, वो आके इंप्लीमेंट करती है सिस्टम को। फिर उसके बाद आप यूजर्स को बुलाते हैं, यूजर से कहते हैं भाई आपने जो रिक्वायरमेंट बताई थी उसके मुताबिक सिस्टम लग गया नहीं लग गया, वो आके उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, फिर डाटा माइग्रेशन होती है, फिर गो लाइव होते हैं, फिर पोस्ट इंप्लीमेंटेशन के रिव्यूज होते हैं। अल्टीमेटली आपका सिस्टम इन प्रोसेसेस में से गुजर कर लगता है। अब इसका लिंक किसके साथ है? इसका लिंक दो जगहों के साथ है। एक तो जीआईटीसी के पर्सपेक्टिव से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जाहिर बात है अगर सिस्टम इंप्लीमेंट ठीक नहीं हुआ तो उसकी फंक्शन भी ठीक तरीके से नहीं होंगे। तो अगर सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं है तो क्या आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल को टेस्ट करने का फायदा है? फायदे नहीं है। भाई आप किसको टेस्ट करेंगे, किस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हुई नहीं है। ना उस तरीके से डाटा इनपुट हो रहा है, ना उस तरीके से डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है, ना उस तरीके से डाटा का आउटपुट निकल रहा है, तो वो यूजलेस सिस्टम है, उसको यूज नहीं कर सकते। एक तो आपको ऑडिट के अप्रोच के लिए ये एस्पेक्ट है। दूसरा, अगर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड को सिस्टम लगाया है और उसके अंदर ये काम कंप्लीट नहीं हुए, तो आप क्या कहेंगे? भाई जो इंटेंजिबल एसेट कंपनी ने बुक किया है अपनी बुक्स के अंदर, वो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करता एज पर आइस 38। तो जब कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता तो क्या करना चाहिए? उसको आपको एक्सपेंस आउट करना चाहिए या उसकी आपको इंपेयरमेंट चार्ज करनी चाहिए। तो ये एडिशनल रिस्क है जो उसके साथ ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लग जाता है। एक जीआईटीसी के पर्सपेक्टिव से बताया मैंने आपको। जीआईटीसी के पर्सपेक्टिव से क्या है भाई, अगर ये सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई तो जीआईटीसी क्या है? इनफेक्टिव। अगर जीआईटीसी इनफेक्टिव है तो क्या हमें आईटीएसीस करने चाहिए? आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं करने चाहिए। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। ये तो सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर नॉर्मली होता क्या है, सम टाइम इंप्लीमेंटेशन तो हो जाती है, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम भी ठीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने बीइंग ऑडिटर क्लाइंट पे गए, आपने मैनेजमेंट से कुछ रिपोर्टें निकलवाई, उन रिपोर्ट्स में से पता चला कि जो मैनेजमेंट काम कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। आपने उसकी बेसिस के ऊपर एक इशू बना लिया, आपने कहा जी कि ये काम गलत हो रहा है। मैनेजमेंट ने आपको दबाने की कोशिश की, भाई कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एनी हो, किसी न किसी तरीके से आपने अकाउंटिंग एंट्री करवा दी और मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एंट्री अपनी बुक्स में कर ली, आपने क्लीन रिपोर्ट दे दी। अगला साल आ गया, मैनेजमेंट के पास गए और आपने कहा कि वही रिपोर्ट निकाल दें। अब मैनेजमेंट कहती है भाई हमारे सिस्टम के अंदर तो फंक्शन ही खत्म हो गया, हमारे सिस्टम में तो फंक्शन ही खत्म हो गया, हमारे सिस्टम में से तो निकल ही नहीं सकती रिपोर्ट। थोड़ी देर गुजरी, आपने कहा कि सुपर यूजर की जो लॉग है वो भी निकाल दें। मैनेजमेंट का सीएफओ कहती है कि भाई हमने तो हमारे सिस्टम में से तो आप जो सुपर यूजर के लॉग हैं वो भी नहीं निकलते, वो भी खत्म हो गई फंक्शनलिटी। तो ये क्या हुआ, सिस्टम के अंदर प्रोग्राम के अंदर क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी जी, प्रोग्राम के अंदर चेंज होगी। आप देखें अगर कोई चेंज इस तरह की है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है फिर आपका, अनऑथराइज एडवांटेज लेना, अनऑथराइज तरीके से लेके चलना। तो जब एक दफा सिस्टम आपने लगा दिया है, उसके अंदर कोई अगर आपने प्रोग्राम चेंजेस करनी है तो प्रॉपर्ली ऑथोराइज होनी चाहिए, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर्ली उसकी भी अगेन जो रिक्वायरमेंट थी वो ड्राफ्ट होनी चाहिए, उसी तरह से उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उसी तरह से उसकी रिव्यू होने चाहिए और उसके लॉग मेंटेन होने चाहिए। और अगर प्रोग्राम चेंजेस हो रही हैं और मैनेजमेंट उसको लॉग मेंटेन नहीं कर रही, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं कर रही, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन द सिस्टम जिसके अंदर क्या हुई है, प्रोग्राम चेंजेस हुई हैं। जाहिर बात है मैनेजमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चेंज किया आपको तो पता ही नहीं है। अब ऐसे फंक्शन उसमें से डिलीट कर दिए जाएं जो आपकी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के अंदर हेल्प आउट करते थे, फिर आप तो सिस्टम पर रिलाई नहीं कर सकते। दिस इज द की कंट्रोल। अब नॉर्मली कंपनीज करती क्या है, प्रोग्राम चेंजेस करती हैं और आपके सिस्टम के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, तो दैट इज आल्सो क्रिटिकल फॉर अस। उसके भी हमें प्रोग्राम चेंजेस के कंट्रोल्स को भी हमें रिव्यू करना होता है, एंड दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द जनरल आईटी कंट्रोल, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द जनरल आईटी कंट्रोल। तो इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या अगली बात आई जी आपकी, प्रोग्राम चेंजेस।
आप ज़रा अगर रिकॉल करें, अगर हम सम अप करें, तो हमने जो टोटल ओवरऑल अपने देखे GITCs, उसमें हमने जो चीज़ें देखी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे थे एक्सेस राइट्स, जिसके अंदर हमने सुपर यूज़र को डिस्कस किया, जिसमें हमने डोमेन को डिस्कस किया, पासवर्ड को डिस्कस किया और एक्सेस राइट इटसेल्फ उसको डिस्कस किया। फिर आपके डिज़ास्टर रिकवरी प्लान ऑब्लिक डाटा बैकअप के कंट्रोल्स देखे, जिसके अंदर हमने कहा कि डिज़ास्टर रिकवरी प्लान का आपका मैकेनिज्म होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्ली फेल ओवर टेस्ट होने चाहिए, आपके डाटा बैकअप के प्रॉपर्ली मैकेनिज्म होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्ली डाटा बैकअप की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए उसको डिस्कस किया। फिर हमने सिस्टम के कंट्रोल्स को डिस्कस किया। सिस्टम के अंदर दो थे, पहला था इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा था प्रोग्राम चेंजेस। ठीक हो गई जी बात। तो ये फिर इसमें दो फर्दर कंट्रोल आपने डिस्कस किए, आपकी इम्प्लीमेंटेशन के कंट्रोल्स और प्रोग्राम चेंजेस के कंट्रोल। इनको अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, इनमें प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होती है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ अबाउट द GITCs। अब ये GITCs हैं, इसमें से जो क्रिटिकल आपके एरियाज होते हैं वो एक्सेस राइट होता है, एक्सेस राइट में इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्राम चेंजेस होता है। ये आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बेशक इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर ये फेल भी हो जाएं, यानी कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है या इनकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, तो वी कैन नॉट कंक्लूड कि भाई हमारे के जो GITCs हैं वो इनफेक्टिव हैं। इस तरह से जो एक्सेस राइट है, इसमें अगर पासवर्ड की पॉलिसी अगर थोड़ी बहुत ही उसमें कोई हैंकी पैकी रह गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से हम ये नहीं कहते GITCs इनफेक्टिव हैं। डोमेन अगर थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे कोई हो भी गई है तो उसके वजह से हम इनफेक्टिव नहीं करते GITCs को, बल्कि हम रिलाई करते हैं। तो इसमें जो की क्रिटिकल है वो आपको सुपर यूज़र है और आपका एक्सेस राइट इटसेल्फ, जो एक्सेस उसके डिज़ाइन किए हुए हैं, ये दोनों क्रिटिकल है। अगर सुपर यूज़र डिफाइन हो जाए कि सुपर यूज़र ठीक नहीं